अभी जिस टॉपिक के लिए हम खास तौर पर सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होना भी चाहिए, क्योंकि सीएसआर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फायदा उठाने वाली माइनॉरिटी की तंजीम में अगर आप पूरे इंडिया में देखा जाए तो आपको आटे में नमक के बराबर ऐसी एनजीओ मिलेंगी जिनको सीएसआर पता है और वो सीएसआर का फायदा उठाते हैं। इसमें बहुत सारी जो चीजें होती है, मालूमात की कमी, नॉलेज की कमी, डॉक्यूमेंटेशन की कमी, ये चीजें ना होने के बदले में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि हम सीएसआर के लिए अपने आप को स्टैंड भी नहीं करा पाते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम सीएसआर के ताल्लुक से अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को उस कॉम्पिटेंसी में लाए जिस हिसाब से बगैर एनजीओ काम कर रहे हैं। एक एनजीओ अपना काम शुरू करती है और 4 सालों के अंदर 200 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है, तो एक एनजीओ 50 सालों के अंदर भी 10 करोड़ के टर्नओवर तक नहीं पहुंच पाती है। वो उसको भी अपनी काबिलियत बताते कि आमची कुटी शाखा नहीं, कुटी बराज नहीं, और ऐसे अपने इस कमी को भी एक अलग अंदाज में पेश करते हैं। हमें सोशल वर्किंग के इम्पैक्ट को बढ़ाना है, उसके असर को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमें हो सकता है कि फंडिंग के रिसोर्सेज की जरूरत पड़े, सोर्सेज की जरूरत पड़े। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इस दौर के हिसाब से, जिस दौर में बेहतरीन से बेहतरीन एनजीओ काम कर रहे हैं, कैसे फंडिंग उठा रहे हैं, इसकी जानकारी हमको मिले। इसके लिए प्रथमेश राव राणे और सनी पवार रेनोवेट इंडिया करके ये गुज़िश्ता 7-8 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एनजीओ को एम्पावर करने के लिए और एनजीओ को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं बंबई के अंदर। मैं उनके जिम्मेदार यहाँ पर सनी पवार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सीएसआर फंड रेजिंग के ऊपर हम लोगों को गाइड करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अटेंशन के साथ में उनकी बात को सुने। वेलकम एवरीवन। आवाज आ रही है ना मेरी पीछे तक? यस। तो सबसे पहले तो जाकिर भाई को धन्यवाद के इतना एफर्ट लगा के आप सबको, मुझे पता नहीं अभी आप कहाँ से आए हो, लेकिन स्टेट के अलग अलग रीजन से आप सब यहाँ एक इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का जो एफर्ट है, हमें पता है। हम एनजीओ के साथ पिछले 10 साल से, जैसे सर ने कहा, काम कर रहे हैं। तो एनजीओ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज ये एक दिन है, लेकिन काफी महीनों पहले से तैयारी की होगी, तब जाके आप सब यहाँ पहुंच पाए हैं और प्रोग्राम, आज का इवेंट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो एक बार जोर से तालियां हो जाए कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कितने लोगों ने फंड रेजिंग या सीएसआर कंपनी को अप्रोच करने की कोशिश की है या सक्सेसफुली पहुंच पाए है? सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए। कोशिश की है, सक्सेस मिला है, नहीं मिला है? शुरुआत तो पहले हमें कभी ना कभी रिजेक्शन से होती है और फिर एक्सेप्टेंस में हम जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टूल है, कोई बता सकता है कि जो चाबी है वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम वो दरवाजा या ताला खोल ही नहीं सकते। कौन सा है वो टूल? जब हम फंडिंग की बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं, तभी कोई बोल रहा है एक्टिविटी, ऑल डॉक्यूमेंट्स, और पीछे वाले लास्ट बेंच के। मैं स्कूल में था तभी हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था। एनजीओ प्रोफाइल, CSR 1, विच एरिया वर्किंग। लास्ट बेंच वाले उठ जाइए, जाग जाइए, आगे वाले जवाब दे रहे। CSR सर्टिफिकेट, और बोलिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नजदीक जा रहे हैं, ATG नजदीक जा रहे हैं। इम्पैक्ट काफी मुझे लगता है सेशन के एंड में जो बातें थी वो काफी पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन वो चाबी, जोरदार तालियां। सुना आपने जवाब? मैम आप खड़े होके जोर से बुलंद आवाज में बोलिए। अग्री करते हैं सब लोग? तो वो प्रपोजल वो चाबी है जो ताला खोलता है। उसके बाद काफी चीजें हैं, जैसे सबने बताया, ये डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेशन है, रिपोर्ट्स है, एविडेंसेस है, एक्टिविटीज का हमें वो एक लेखा जोखा देना है। तो ये सब चीजें है, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट लगता है वो क्या है? प्रपोजल।
प्रपोजल, अब मैं फिर से मेरा सवाल जो पहले किया था दोहराता हूं, कितने लोगों ने प्रपोजल बकायदा खुद लिखा है, दिया है, या कम से कम लिखने की एटलीस्ट एक बार कोशिश की है? मैं सक्सेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। तो आपका क्विकली क्या अनुभव रहा लिखते हुए? कोई शेयर करेगा? आपने लिखा है किसी ने तो? अरे वाह, जी जी जी, ओके ओके। तो आज हम जैसे इन्होंने कहा, काफी लोग इनसे वाकिफ रखते हैं, लिखने में चैलेंजेस आते हैं, तो क्या आज हम क्विकली एक आने वाले आधे पौने घंटे में वो स्टेप सीखेंगे? आप सब तैयार हैं? और याद रखेंगे यहाँ पे, समझ लीजिए, एक बार वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेंगे तो मेरा गारंटी है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान एक अच्छा प्रपोजल लिख पाएगा। इसी बात पे जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर से लाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मानते हैं सब कि कोई भी जो चीज एक्सपर्ट बनता है वो इंसान उस चीज को लगातार कर करके प्रैक्टिस करने के बाद ही उसमें चैंपियन बनता है। तो पहली बार शायद आपको कामयाबी हाथ ना लगे, दूसरी बार ना हाथ लगे, तीसरी बार ना लगे। हमको तो 10 साल से काम कर रहे तो भी हर अगले दिन रिजेक्शन का तो मुंह देखना पड़ता है, ये फैक्ट है। पर बहुत लोगों तक हम जाते हैं, पहुंचते हैं, अपना मैसेज देते हैं, उनको अपने काम में भी यकीन आता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब जाके आगे बात बनती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रपोजल एक महज डॉक्यूमेंट बनेगा, असली काम तो हम लोग ही कर रहे हैं, वो पहुंचाने का काम प्रपोजल करेगा। हाँ, प्रपोजल इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम आज, मुझे लगता है आप लोगों ने जिन्होंने भी पहले प्रयास किया है उनको भी आज जो हम बातें एक 1 by 1 पॉइंट्स में सीखेंगे, समझेंगे, उसमें से कई बातें पहले से पता होगी, लेकिन कुछ फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होता है, किस चीज के बाद क्या आता है या कौन से सेक्शन कौन से नंबर पे लिखा जाए, ये बातें अगर एटलीस्ट बेसिक आज हम समझ लेंगे तो हमें काफी माइंड में क्लैरिटी और खुद के अंदर आत्मविश्वास मुझे लगता है पैदा होगा कि हम अच्छे से प्रपोजल लिख पाएंगे जरूर। तो आगे चलते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सनी पवार है। हमारे और एक साथी प्रथमेश राव राणे जो को फाउंडर है रिनोवेट इंडिया के, वो एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से आज आ नहीं पाए, लेकिन मैं रिनोवेट की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं इस इवेंट में। और मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने अभी रिनोवेट इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है पिछले 2-3 साल से, लेकिन पिछले 10 साल से मैं रिनोवेट इंडिया का एक ईमानदार सेवक बन के सेवा कर रहा हूं। और जो रिनोवेट इंडिया के क्लाइंट्स, यानी कि आपके जैसी एनजीओज और सीएसआर और युवक, महिला, हमारी पूरी कम्युनिटी, ये सब मिला के जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, उन सब की हम पिछले 10 सालों से सेवा करते आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं। और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक छोटे से रूम में 2 दोस्तों ने मिलके 10 साल पहले शुरू किया था, आज एक तिलक नगर में बड़ा ऑफिस इस्टेब्लिश है और 18 से 20 लोगों की हमारी टीम आज काम कर रही है पैन इंडिया, ना सिर्फ महाराष्ट्र, पैन इंडिया। थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा, और मैं नंबर नहीं देने वाला, पहले ही बता रहा हूं, मैं रिनोवेट इंडिया के डिटेल्स आपको बता रहा हूं। हमारा मानना है कि एक कदम हम आगे आएंगे, एक कदम आप आगे आएंगे। हमारे चाचा है जो सब बातों का जवाब देते हैं। कौन चाचा है? लाखिन चाचा तो है, और एक गूगल चाचा। गूगल चाचा पे रिनोवेट इंडिया डालिए, हमारी वेबसाइट देखिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा काम पहुंचे, उस पे डिटेल्स है। आप हम तक किसी भी तरह, जाकिर भाई तो है, लेकिन आप में वो जुनून काम करने का होना चाहिए, तो आप हम तक इजीली पहुंचेंगे।
और हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप पार्टनरशिप भी हो सकती है, उसके बारे में भी अभी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो जैसे मैंने कहा, हमारा अस्तित्व एनजीओ से है, तो सोच सकते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता कितना जुड़ा हुआ है कि एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग, यहीं से हमारी भी कहानी शुरू हुई। क्यों? तो दो दोस्त आलोक और प्रथमेश जब कॉलेज में थे, एमबीए कर रहे थे, मैं भी उनके साथ था, लेकिन तब मैं दूसरी संस्था में काम कर रहा था। वो फील्ड पे घूमते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, देखते थे कि एनजीओ जो यस जोर से बोले, इनकम टैक्स नहीं, मैं एनजीओ कर क्यों नहीं पा रही इस लेंस से पूछ रहा हूं। तो मैं शॉर्टकट में, हाँ परफेक्ट, जोर से ताली आवाज आइए। कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नॉलेज, मैं सिर्फ थोड़ा आगे सर ऐड करता हूं, लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, काफी ये एक पेन एरिया है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट, काम बढ़िया कर रहे हैं, कोविड में भी हम डरते नहीं है, रास्ते पे उतर जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखने बोलेंगे तो थोड़ा माइंड में डर आता है। ये नेचुरल है, मैं किसी पे कंक्लूजन नहीं ठोक रहा हूं, हमारी भी शुरुआत कहीं ना कहीं वैसे ही हुई थी, लेकिन अभी हमें वो गियर बदलने का टाइम आ गया। 10 साल हो गए, काफी एनजीओ आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन काफी एनजीओ अभी फील्ड पे जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों की वजह से लीगल नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज, रिपोर्टिंग, डेटा का रिकॉर्डिंग और एविडेंसेस, कंप्लायंसेस, ये सब चीजें उस ताकत से नहीं हो रही है जितना फंडर को अपेक्षा है या गवर्नमेंट एजेंसीज या रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है, जो चैरिटी कमिश्नर को भी हमें सबमिट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रपोजल के साथ भी हम देख लेते हैं और ओवरऑल एज ऑर्गेनाइजेशन भी हम समझ लेते हैं। पिछले 10 साल से रिनोवेट इंडिया इसी तरीके से अलग अलग चीजों पे कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। शुरू में तो यह समय था कि हम खुद बाकायदा रिपोर्ट लिख के देते थे एनजीओस को, लेकिन हमें समझ में आया इससे हम उनको और खुद पर डिपेंडेंट बना रहे हैं। हमें लोग डिपेंडेंट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, जो वो हमारे पास ना आए, समझ ले प्रपोजल कैसे लिखना और खुद लिख सके और 10 लोगों को बता सके कि भाई ये काम हम भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। ठीक है, आगे। तो ये 4 सर्विस है एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग से हमने शुरुआत की। अभी पेंडेमिक में, उससे पहले हमारे सीएसआर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए। हम जो कंपनीज को उनके किसी स्पेशलाइज एरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसको डिजाइन, डेवलप और डिलीवर, पूरा डिजाइन बना के डेवलप करके ग्राउंड पे कैसे डिलीवर करना है, इसका सर्विस देते हैं। प्लस साथ में एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग, किसी ने एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग के बारे में सुना है? जो कंपनी के मुलाजिम स्टाफ होता है बड़ी बड़ी, उनका एक पॉलिसी होता है कि हमारे लोग बस्तियों में, कम्युनिटी में जाके कुछ सोशल वर्क का काम करें, लेकिन उनके पास वो चैनल नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होता। तो रिनोवेट इंडिया ने सर्विस चालू की है कि उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है, 50, 100, 500, 1000, उनके साथ इवेंट्स करते हैं। और छोटे मोटे, बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं रहते उसमें, जो ईवी है, सीएसआर में बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, ईवी में छोटे 1 डे इवेंट्स रहते हैं। जैसे कोई अनाथालय में विजिट किया, उनको खाना डोनेट किया, कोई स्कूल में जाके वॉल पेंटिंग किया, किसी वृद्धाश्रम में जाके बूढ़े लोगों से 4 बातें की। तो इससे क्या होता है, उनका भी सोशल वर्क से नाता जुड़ जाता है और आगे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हो तो उसमें भी वो हमारे साथ पार्टनरशिप करके जुड़ सकते हैं। ये हमारी तीसरी सर्विस हुई। पहली एनसीबी, एनजीओ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरी सीएसआर प्रोजेक्ट्स, तीसरी ईवी, चौथी है इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। के बारे में किसी ने सुना है? हमें जो प्रोजेक्ट होता है उसका रिव्यू रिपोर्ट देना पड़ता है 3 साल के बाद।
तो अभी वो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, तो वो हमारी रिसर्च सर्विस के अंदर हम उसको कवर करते हैं। ना सिर्फ इम्पैक्ट असेसमेंट, नीड असेसमेंट रिपोर्ट, बेसलाइन रिपोर्ट, मिडलाइन रिपोर्ट एंड SROI, ऐसे अलग अलग रिसर्च के जो सर्विसेज है वो भी रिनोवेट इंडिया कॉर्पोरेट्स को और जो बड़े एनजीओज है जैसे कि प्लान इंडिया, प्राइड इंडिया, मैजिक बस, ऐसे एनजीओज को हम ये सर्विसेज देते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी शुरुआत मुंबई के एक छोटे ऑफिस से हुई, फिर हमने कुछ साल महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में काम किया और अभी पिछले कुछ सालों से हम पूरी इंडिया में 14 स्टेट्स में, तकरीबन आज की तारीख में 16 स्टेट्स में हमारा काम स्प्रेड आउट है और हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एनजीओज और सीबीओज हमारे साथ जुड़े और हम कॉर्पोरेट्स के प्रोजेक्ट्स, अभी एक मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि हमें डोनेशन से बिजनेस, मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट हमें एनजीओज को लाना है कि डोनेशन ठीक है, मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी ना रखते हुए खुद के कुछ इनिशिएटिव्स जो सस्टेनेबल बना सके वो ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे कम्युनिटी को, हमारे बेनिफिशियरीज को, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, विमेन की ट्रेनिंग हो रही है, सब किसी तरह बिजनेस के नजरिए से अगर हम जो संस्था चला रहे वो लोग देखना चालू करें तो काफी लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कम्युनिटी को भी फायदा ठोस प्रमाण में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डोनेशन आज है, कल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हम थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट ला सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत आज समझ लिया कल से चालू हो जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम सोचना चालू करना मुझे लगता है जरूरी है। नेक्स्ट, अब मैं सिर्फ बहुत ही गर्व के साथ हमारे क्लाइंट्स बताऊंगा, आप लोगों को खास इस स्लाइड पे नजर रखिए कि इनके साथ काम करके, गलतियां करके, गलतियों से सीख के, रिजेक्शन को थोड़ा पचा के जो हमने सीखा है, अनुभव है, वो हम अभी मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं वो उसमें आने वाला है। तो सबको दिख रही है ये स्लाइड? ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, यूपीएल ने हमारे साथ सबसे शुरू में काम किया था, भरोसा रखा था, जब रिनोवेट इंडिया कोई जानता नहीं था, काफी छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, तो हम काफी उसके शुक्रगुजार है। उसके बाद बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि SGS, ग्लैममार्क, आदित्य बिरला, सेवा सहयोग काफी बड़ा एनजीओ है, एड्रॉइड IT की कंपनी है, IIFL फाइनेंस कंपनी है, कोलगेट आप तो सब जानते होंगे, महानगर गैस लिमिटेड जो अपनी टॉप के गैस सप्लायर है, फिर टाटा पावर, सात फाउंडेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए हमने रिसेंटली एक इम्पैक्ट स्टडी की है उनके सिम्मा प्रोजेक्ट के लिए, और ICA, ग्रीन ग्लोब और दिग्गज एनजीओ मैजिक बस, प्लान इंडिया, प्राइड इंडिया, ऐसी बड़ी बड़ी एनजीओ और कॉर्पोरेट्स के साथ हमने जो 3 वर्टिकल मैंने बताए उसमें अलग अलग सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स का काम किया है। आगे बढ़ते हुए आगा खान एजेंसी, गोदरेज, HDFC, ये सब जो दिग्गज है इनके साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रोजेक्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। वो लोग दिन रात फॉलोअप लेते हैं और जब तक उनको रिपोर्ट नहीं पहुंचती या उनका समाधान नहीं होता है हमारे सर पे बैठ के रिपोर्टिंग लेते हैं। तो वो काफी एक अच्छा अनुभव मैं कहूँगा जो हमें सबको सीखने मिला, हमारी टीम को उनके साथ काम करके, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनली तरीके से हर बात, हर ट्रांजैक्शन, हर प्रोजेक्ट को निभाते हैं, आइडिया करते, प्लान करते और एग्जीक्यूट करते हैं। तो उनके साथ काम करते हुए हमारी टीम का भी काफी प्रोग्रेस और ग्रोथ हुआ है। ये पिछले 10 साल में कैपेसिटी बिल्डिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यूपीएल से शुरुआत हुई, फिर PHL ने हमें फंड किया, फिर रिलायंस फाउंडेशन और हाल ही में लेटेस्ट IIFL का हमारा हाइब्रिड बैच हुआ जहां पे हमने मोबाइल ऐप के थ्रू एनजीओ को कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प की है। क्योंकि हम सब जानते हैं पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई, तो हमारे भी जो कोर्सेज चलते थे वो हमने पैकेज में
लोकल बोध एकेडमी, इस एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल थ्रू ये कोर्सेज अभी चालू कर दिए। सिर्फ इसमें यही था कि कम से कम जो 15 से 20 साल अनुभव रखते हैं वैसे प्रोफेसर ट्रेनर ये कोर्सेज ले रहे हैं। ये एक्चुअल ऐप है जो अभी और इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे वक्त के साथ, पर वहां पे वीडियोस आपको इस तरीके से दिखेंगे। हमारा ध्येय, मुझे लगता है जो जाकिर भाई कोशिश कर रहे हैं कि हर फील्ड के जो अच्छा काम कर रहे हैं उस एनजीओ तक पहुंचना। क्योंकि वो एनजीओ आगे जाके फील्ड पे आखिरी पर्सन तक पहुंच पाती है, जिसको हम लास्ट माइल रीच बोलते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी चैलेंज आता है आखिर तक जो बेनिफिशियरी है उन तक पहुंचने में। वो हमें पूछते हैं कि भाई इस झोपड़पट्टी एरिया में, इस गांव में, खेड़े में अगर हमको सुविधाएं पहुंचानी है, हेल्प करनी है, लेकिन हमारे पास फील्ड के लोग नहीं है, जानकारी वाले और भरोसेमंद लोग नहीं है। लोग तो है, तो ऐसे लोगों के लिए हम एनजीओ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो जो लास्ट माइल रीच का मुझे लगता है आप सबके पास एक ताकत है, उसी पे आपको बिल्ड करने का भी काफी अच्छा मौका है। और कॉर्पोरेट्स को भी यही चाहिए कि जो उनका फंड रिलीज होता है वो सही इंसान तक सही टाइम पे और सही जगह पे पहुंचे। और एनजीओ जो ग्रासरूट है, फील्ड पे काम करे, मुझे लगता है उनसे अच्छा और कोई चैनल नहीं हो सकता जो सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाने में मदद करे। तो इसी संकल्पना को रिनोवेट इंडिया पहले से इसमें जानकर काम कर रहा है और अभी और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पैन इंडिया। अब हम आते हैं क्विकली काम और बाकी चीजें जानने के बाद एक्चुअल प्रपोजल के कुछ पॉइंट्स पे। प्रपोजल वर्ड सुनते ही क्विकली 1 मिनट के अंदर हाथ ऊपर कीजिए, आपके माइंड में क्या आता है? प्रपोजल शब्द सुनते ही जोर से बोलिए। प्रस्ताव। ओके, और कुछ आता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 1 मिनट। हाँ, और क्या आता है? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग। और कुछ फंड्स, एस्टिमेशंस, अपील। ओके, अपील, यस, रिक्वेस्ट। तो एक बेसिक उसका हमने जो अनुभव से सीखा है, एक किसी नई प्रोजेक्ट की रूपरेखा होता है, फ्रेमवर्क होता है जो फंडर या डोनर को डिसीजन लेने में आसानी कर दे। बस ये अगर इतना भी आप माइंड में रख लो, आसानी। पढ़ने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए कि हाँ ये लोग, ये एनजीओ है, इस जगह पे काम कर रही है, इसके ये थीमेटिक एरियाज है, ऐसी जो जानकारी है वो एकदम सरल और डायरेक्ट तरीके से हमें उस तक पहुंचानी है। ये बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ज्यादा नॉलेज भी डाल देंगे तो वो भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। तो सिंपल और क्रिस्प, एकदम कम से कम 12 से 14 पन्नों में खत्म हो जाए तो बढ़िया है। अब ये करें कैसे? तो करने से पहले जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए उन्हें चैलेंजेस क्या आए, फिर हम उसी चैलेंजेस को ज्यादा एड्रेस कर पाएंगे। किसी ने लिखने की कोशिश की, यहाँ बता रहे थे, यस, तो क्या दिक्कत आई? एक उन्होंने शायद कहा कि मिक्सिंग हो जाता है, सब कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा सेक्शन कहाँ लिखे, कौन सी जानकारी दे, पॉइंट वाइज पता नहीं चलता। फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में उसे अभी फिलहाल के लिए एक नाम देता हूँ। और कुछ हाँ, मतलब क्रिस्प कंसाइज इंफॉर्मेशन, कम से कम पर ज्यादा जानकारी सब आ जाए। और कुछ
सिर्फ यहाँ बैठे जो लेडीज है उन्होंने ही प्रपोजल ट्राई किया है। फॉर्मेट, यस, फॉर्मेट स्ट्रक्चर, whom to address, very good, एकदम स्ट्रॉन्ग वर्डिंग, सही लैंग्वेज, बेनिफिशियरीज, ओके ओके, जस्टिफिकेशन किसी ने कहा, पिच कैसे करना है रिक्वायरमेंट को, ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसने कहा, वाह वाह जोरदार ताली, इसका मतलब आपने अभ्यास किया हुआ है प्रपोजल से रिलेटेड। किस किस ने यह शब्द सुना हुआ है क्विकली एटलीस्ट? भाई साहब ने कहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप सबने सुना हुआ है, वो हमारे प्रपोजल का इंजन बोल सकते हैं जिससे प्रपोजल मैदान में आ जाता है। तो अब हम उसके बारे में भी देखेंगे, ओके। काफी बार हमारी ये भाई साहब जो स्क्रीन पे ऐसी हालत होती है, आप अग्री कर रहे हो, दिख रहा है सबको, टेबल पे हम कागज, फाइलें, रिकॉर्ड लेके बैठ के सोचने लग जाते हैं क्या करें। तो आज हम उसका थोड़ा समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे पहले बताइए फंडर कितने टाइप के होते हैं? चलो वहां से शुरू करते हैं तो हमें आगे बढ़ने में इजी होगा। इंडिविजुअल, यस, कॉर्पोरेट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, यस, वाह सबने जोरदार, मुझे लगा वक्त लगेगा, 2 मिनट में जवाब दे दिए है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो हम वो स्लाइड देख लेते हैं जो ओवरऑल है। एक और रह गया था फॉरेन फंडिंग, तो आप सबने ये जवाब दे दिए। इंडिविजुअल है, फैमिली इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशन होते हैं वो भी देते हैं, कॉर्पोरेट बकायदा 2013 जो हमारी कंपनीज एक्ट आई है उसके बाद और स्ट्रांगली हेल्प करे। कुछ कॉर्पोरेट टाटा जैसे पहले से ही फिलैंथ्रोपी में थे, लेकिन अभी मैंडेटरी होने के बाद सभी कॉर्पोरेट्स जो वो लीगल रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं वो CSR के थ्रू फंड्स देते हैं। फाइनली 2 बड़े और एंटिटीज है, फॉरेन फंडिंग और सरकार, यस। यस यस यस, तो कंबाइंड भी हो रहा है। PPP प्रोजेक्ट्स अपने सुने रहेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और गवर्नमेंट अलग से खुद के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें अवेयरनेस, एडवोकेसी, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये सब पे अलग अलग अपने फंडिंग से एनजीओ के साथ कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फंडर चाहते क्या है, क्या चाहते हैं हमसे? उनका पैसा सही जगह लगना चाहिए। यस, परफेक्ट। उनको टैक्स बेनिफिट होना चाहिए। यस, और जानकारी में क्या चाहते हैं? सर वो लीगल टर्म्स चाहते हैं हमारी तरफ। यस, कुछ लोगों ने कहा बेनिफिशियरीज क्लियरली नहीं बता सकते, तो पहला ही पॉइंट रहेगा हम किस तक पहुंचने वाले हैं, किन लोगों तक। हाँ, जरूरत पर उनकी परिभाषा क्या है? आप फंडर है, मैं कहूंगा जरूरतमंद लोगों के लिए मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, आप देंगे? नहीं, कोई भी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। पूछेगा कि वो जरूरतमंद लोग कौन है और आप बताओ क्यों जरूरतमंद है। यस, प्रॉपर सर्वे, प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा वर्ड सब लोग, मुझे लगता है डेटा वर्ड ना लिख लीजिए, हमारे सेक्टर को उसकी बहुत जरूरत है। मैं भी काफी मार खा के सीखा हूँ, ऑनेस्टली बोलूंगा कि हम इमोशन पे बहने वाले लोग हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, काम भी होता है, और वो कोई वीकनेस नहीं है। कोई भी आके कहेगा मैं ये नहीं मानता, इमोशंस होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इमोशंस को अगर डेटा की जोड़ नहीं है तो वो थोड़े फाउंडेशन में झिझक जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपके इमोशंस को अगर आपने डेटा को जोड़ दिया तो कोई व्यक्ति शायद एक्सेप्ट ना करे, ध्यान से सुनिए, आपकी बात शायद एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इतना कन्विक्शन या ताकत डेटा में है। तो डेटा का जिन्होंने भी हमने सबने समझाया बहुत अहम
भूमिका है डेटा की। तो वो क्या जानना चाहते हैं क्विकली, हम किसकी जरूरतमंद है पर उनकी क्या जरूरत और क्यों पूरा कर रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मुझे मदद करनी है, इतना बोल के चलेगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे औरतों को एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है, मुझे बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? आपके पास डॉक्यूमेंट में कुछ प्लान है तो बताओ। मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन पैसे तब मैं दे पाऊंगा जब आप मुझे स्ट्रॉन्ग प्लान बता पाओगे। ये बहुत जरूरी है। और अहम हिस्सा राइट प्रोजेक्ट प्रपोजल का, उसमें प्लान कहाँ लिखना है अभी हम देखेंगे और किस तरीके से लिखना है ये भी समझेंगे। और फाइनली आखिरी बार क्या है डिसीजन के लिए, भाई कॉस्ट कितना, मतलब वो जस्टिफिकेशन 100 लोगों तक पहुंचने के लिए, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख की जरूरत है और वो 10 लाख कैसे यूटिलाइज होंगे उसका प्लान है। तब जाके वो लेवल 1 पे आपकी बात सुनने को रेडी होंगे और समझ के लेंगे। क्लियर है ये 3 बातें? मिनिमम इतनी माइंड में अपने क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सामने चले गए और वो पूछ रहे हैं तभी हम सोच रहे हैं। डेमो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी ने भी पूछा काफी तुरंत अपने को सारी जानकारी माइंड में होनी चाहिए। क्लियर है? अभी मेन सेक्शन जल्दी से देख लीजिए, जिनको भी स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, तरीका कंफ्यूजन हो रहा था। शुरुआत हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे कभी भी, उसमें क्या आएगा वो भी बातें हम आगे की स्लाइड पे देख कर रहे हैं। लेकिन पहला एक पेज हमारी संस्था के बारे में फैक्चुअल जानकारी आनी ही चाहिए। क्या रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, लीगल उसकी एंटिटी क्या है, विजन मिशन क्या है, गोल क्या है, किसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास काफी एनजीओ आते हैं, उनके नाम में ही होता है मल्टीपर्पस। सॉरी अगर यहाँ किसी के नाम में है, लेकिन वो गलत है। आप मल्टीपर्पस करके अपने आप को नहीं कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। आपका एक कुछ विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो। एजुकेशन तो एजुकेशन शुरू में, बाद में आप बोलते हो कि मुझे मेडिकल पे भी काम करना है, न्यूट्रिशन में भी काम करना है, विमेन एम्प्लॉयमेंट देना है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन एक कोई लक्ष्य की क्लैरिटी रखिए, क्योंकि उसको आप जितना शिद्दत से फॉलो करोगे उतने चांसेस है सक्सेस मिलने का। एक महीने में आप बोल रहे हो एजुकेशन, साइट में ही बोल रहे हो हेल्थ पे करेंगे, तो वो शुरू में एनजीओ ग्रिप नहीं पकड़ पाएगा। ये हमारा अनुभव है। उसे किसी एक ठोस विषय पे चैंपियन होना पड़ेगा, तब जाके डोनर फंडर भी आप पे भरोसा करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी ने कहा था, वो हम देखेंगे। नीड असेसमेंट सर्वे किसी ने कहा था, वो नीड असेसमेंट में हम लाएंगे उसका डेटा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्टफोन होने से काम नहीं बनेगा, हम भी स्मार्ट होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स भी स्मार्ट। किसी ने स्मार्ट की परिभाषा सुनी है यहाँ पहले? स्मार्ट का मतलब सुना है किसी ने? यस आप में से किसी ने सुना है? यस सर, गुड। तो हम लोग आते हैं वो सेक्शन पे। तो आज ये स्मार्ट बन के जाएंगे हम, ये हमारा लक्ष्य है। फिर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, ये सबने सुना होगा। रिपोर्टिंग जो हम बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट ट्रैक पे रहे, पटरी से उतरे ना, इसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म्स है, ये भी उस डॉक्यूमेंट में, प्रपोजल में लिखना एक संक्षिप्त टेबल में बहुत जरूरी है। फाइनली कितने वक्त में करेंगे? हमारी टीम, वापस से मैं कहूंगा अनुभव है, किसी एनजीओ पे क्रिटिक नहीं है, हम वन मैन शो करते रहते हैं बहुत बार। एक ही आदमी एनजीओ चला रहा है और उसमें उसको गर्व भी लग रहा है, लेकिन ये गलत है। अभी प्रथमेश और आलोक ने रिनोवेट चालू किया, सोचो अगर वो 2 ही रहते और तो हम लोग ही पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, वो पूरा प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे, पूरे इंडिया में हम ही चैंपियन बनेंगे। पॉसिबल है वो गोल्स अचीव करने के लिए
टीम बहुत जरूरी है। तो आपको वो भी पहले तो बनाना ग्राउंड पे, और वो टीम कितनी काबिल है ये प्रपोजल में आना जरूरी है। किसी ने इससे पहले टीम के बारे में लिखा है क्या प्रपोजल में? हाँ नहीं, बट ये हमारी टीम है, ये प्रोजेक्ट करेगी, ऐसा भी एक डिटेल में जानकारी देना बहुत जरूरी है। फाइनली बजट जो खर्चा होने वाला है वो ऊपर जो सब आइटम हमने बताए हैं उसी को मायने रखते हुए, ऐसे नहीं कि ऊपर 10 लाख का खर्चा और नीचे 20 लिख दिया, हम करते नहीं ऐसे, बट गलती से, या 20 लाख का खर्चा है उल्टा पर ऊपर आइटम 10 लाख के लिखे हैं, तो वो भी डाउट होता है। तो वो पूरा स्टडी करके पूरा बारीकी से हमें समझ के वो चीजें, उसमें एक शब्द भी चेक करके रखना है कि कुछ गलती से भी गलत नहीं गया फाइनल डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सारी बातें आपके काम के बारे में पहले पन्ने पे आनी बहुत जरूरी है। और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक की उपलब्धियां क्या है, आपने 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल जो काम किया है उसमें कौन से अचीवमेंट्स है आपके, वो आपको वहां देना। तो मुझे पढ़ के भी या फंडर को पढ़ के कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, इन्होंने गोवंडी में, मानकुड़ में, बेंड्रा में, विरार में पहले अच्छा प्रोजेक्ट किया है, अभी दूसरी बार देने में कोई रिस्क नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये फनल देख लीजिए, फनल लिख रहा है, अभी मुझे रिलैक्स लगा, वहां मुझे किला ठोक के खड़ा रहा है, ऐसा लगा। यस यस, अभी बोर्ड देखिए, सब बहुत जरूरी है। हम सब अड़चने निकालेंगे जो भी हमारे राह में आ रही है सीखने के, कुछ नहीं रखेंगे। यस, तो फनल है, ये एक फिल्टर सबको इस्तेमाल करना है, अपने माइंड में रखना है। हम कोई भी विषय पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने खुद कॉलेज पास आउट किया, सोशल वर्क फील्ड में स्ट्रगल करके, कुछ सीख के, कुछ गलतियां करके आने के बाद मुझे इंडिविजुअल तौर पे लगा कि यूथ जो हमारा है उसके साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा पर्सनल मिशन था, पैशन था। तो मैं अगर प्रपोजल दे रहा हूं, यूथ ड्रॉप आउट ना हो, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट पे मैं संस्था खोल के काम कर रहा हूं, तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा? ग्लोबल यूथ के इश्यूज क्या है, दूसरी दुनिया में जो कंट्रीज है उसमें क्या हो रहा है, एडिक्शन है या बेकारी है या क्राइम रेट बढ़ गया है, इसकी थोड़े 2-3 फिगर्स जो बहुत ज्यादा है, तकलीफ वाले, देख के टेंशन है, ऐसे वाले फिगर जो रियल है और जो रिसेंट है, ऐसे नहीं कि 10-20 साल पहले का डेटा, अभी करंटली क्या परिस्थिति है, ये मैं वहां पे डेटा दूंगा। ग्लोबल हो गया, उसके बाद में इंडिया में आऊंगा, इंडिया का डेटा बताऊंगा, इंडिया में यूथ की क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, क्यों वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे या ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उसके कुछ ठोस डेटा यहाँ पे डालूंगा। फाइनली मैं महाराष्ट्र या मुंबई में मेरा एनजीओ है या आपका जिस भी ज्योग्राफिकल पार्ट में, उधर का थोड़ा प्राइमरी डेटा रखूंगा। गोवंडी, मानकुड़, कुर्ला, दादर, बेंड्रा, यहाँ के यूथ या स्लम एरियाज में अगर मेरा एनजीओ उस लोकेलिटी में काम कर रहा है तो वहां के हालात क्या है, वहां पे किस तरीके से चैलेंजेस फेस कर रहे यूथ, तो इस तरीके से आपको ये लगाना है। समझ में आ रहे हैं? सेकेंडरी डेटा का हम यहाँ ज्यादा एडवांटेज लेंगे, मदद लेंगे। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो हमने ढूंढ के नहीं लाया फील्ड से, यस, एकदम बेसिक याद रखिए कि उसके रिपोर्ट्स है, हम गूगल पे जाके देख रहे हैं, लाइब्रेरी में किताबों में ढूंढ के पढ़ के निकाल रहे हैं और उसको हमारे प्रपोजल में नोट डाउन कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। यहां तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? ग्लोबल, नेशनल, लोकल, जो भी हमें लेटेस्ट डेटा पर, सेकेंडरी पर लेटेस्ट 2025 में मैं
2001 या 2 का डेटा भी नहीं डाल सकता। 5 साल से ज्यादा पुराना डेटा नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल पुराना रहेगा, ठीक है, पर जितना लेटेस्ट होगा उतना कारगर होगा। और समुदाय की तरफ से वो देखना है। काफी बार अभी आप तो शायद मतलब उसी कम्युनिटी फील्ड में से आए हुए हम लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमको दिखता कुछ और है और कम्युनिटी में कुछ और होता है। मैं एक एग्जांपल क्विकली दूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक एनजीओ ने काफी अच्छा फंड लेके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चालू किया था एक स्लम एरिया में। आपको क्या लगता है वो चला रहेगा कि नहीं चला रहेगा? क्यों नहीं चला रहेगा? आपने क्लियरली बोल दिया। हाँ, वो तो अभी की हालत है, ये 10 साल पहले की बात है। वो 3 महीने में सेंटर बंद पड़ गया क्योंकि कम्युनिटी की जरूरत थी, बेसिक इंग्लिश बच्चों को पढ़ना था और कंप्यूटर चालू कर दिया। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कम्युनिटी से पूछना भूल जाते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, उनकी बेसिक जरूरत क्या है। वो बोलेंगे बाद में बिरयानी खिलाना, पहले वड़ा पाव तो दे दो। तो उस तरीके से हमें उनको समझना और वो चीजों से डेटा लाना बहुत जरूरी है। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक आगे भाई है, वो क्या है? नीड असेसमेंट। अभी इसमें और उसमें क्या फर्क है? वो प्रॉब्लम पे ही ध्यान देता है। प्रॉब्लम, हमारे पास कुछ लोग रहते हैं तकलीफ ही बताते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, कभी पॉजिटिव ही नहीं। तो वैसा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। वो जरूरी भी है क्योंकि जहाज बनाने वालों ने लोगों को उड़ाना सिखाया, लेकिन पैराशूट वालों ने लोगों को बचाना भी सिखाया। तो दोनों भी जरूरी है, लेकिन इस इधर यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात करते हैं। मैं वापस से मेरे उदाहरण पे जाऊंगा। पहले मैंने कहा कि ड्रॉप आउट को ट्रेनिंग देनी है, ये मेरा पैशन है जो चालू है। अभी मैं यहाँ बताऊंगा उनकी जरूरत क्या है। उनको शायद काउंसलिंग चाहिए, मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता रहूंगा, काउंसलिंग नहीं दे पाऊंगा तो वो काम नहीं होगा। तो उनकी नीड क्या है कम्युनिटी की? प्रॉब्लम समझा, नीड समझ में आ रहा है? ये दोनों को साथ में जोड़ के प्रपोजल पे पहले ही डाल दोगे तो आधे से ज्यादा काम आपका सक्सेसफुल हो गया। लेकिन वो उतनी शिद्दत से डेटा आपको लाना है समझ के। और नीड में दूसरी बात क्या अलग है, या हम खुद प्राइमरी डेटा देंगे। प्रॉब्लम में क्या दे रहे थे? किसी और ने दिया है वो। यहाँ पे क्या दे रहे? मैं खुद वो बस्ती में जाऊंगा और देखूंगा, चाहे गोवंडी है, दहीसर है, बोरीवली है, मैं वहीं पे काम मैंने किया हुआ है तो वो देख रहा हूं। तो उस एरिया का मैं जानकारी यहाँ पे लाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने बताया, उसको लगता है कि कुर्ला में ट्रेनिंग चाहिए, नहीं, मैंने खुद जाके इंटरव्यूज लिए, लोगों को पूछा और फिर पता चला। और वो डेट लेटेस्ट जो भी है आपका, जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की डिटेल्स आपको लानी है। नीड असेसमेंट क्लियर हुआ? यस। दोनों में फर्क देखिए क्विकली। यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ। प्रॉब्लम में नीड लिख देते, नीड में प्रॉब्लम लिख देते, या पूरा प्रपोजल प्रॉब्लम दुख भरी कहानी रहती है। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बटर बोले अरे पर कहना क्या चाहते हो, मदद किसको करनी है और तुम किस तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए प्रॉब्लम और नीड अलग अपने पहले माइंड में कर लो कि मैं मैग्नीट्यूड या डेटा देके कितनी गंभीरता है समस्या की ये बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ गंभीरता की ही कहानी नहीं रट रहा हूं, उसके साथ कुछ ठोस कदम क्या लेने वो भी इसमें बता रहा हूं। और नीड में हम समाधान सॉल्यूशन पे थोड़ा फोकस करेंगे। आवश्यकताओं का डेटा, ड्रॉप आउट या एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो फटाफट कैसे करेंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, शिक्षा की इन्हें फैसिलिटीज नहीं है, तो इस एरिया में सिर्फ एक स्कूल है, ये डेटा यहाँ पे आएगा। और वो स्कूल में भी दीवारें या छत पक्की नहीं है, इसीलिए उधर रिनोवेशन का भी काम जरूरी है। तो ऐसा डेटा हम नीड असेसमेंट में डालेंगे प्राइमरी, ठीक है।
अब मैं मेरा उदाहरण देता हूं, आप अपना उदाहरण माइंड में या पेज पे उतार दीजिए। ड्रॉप आउट के लिए देखो प्रॉब्लम ग्लोबल नेशनल डेटा में बता रहा हूं। ड्रॉप आउट में भी मेरा फोकस है हैंडीकैप बच्चे, डिसेबल बच्चे, कोई देख रहा नहीं है, तो स्पेसिफिकली उनका अगर मैं प्रपोजल लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो उनका डेटा आएगा। नीड में क्या बता रहा हूं, यहां मैं जाके जो प्राइमरी डेटा मैंने कहा, उधर की टीचर से जाके बात कर रहा हूं, बच्चों से जाके हम बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे तकलीफ क्या है। स्कूल के बाहर खड़े रह के मैं खुद अपना माइंड नहीं चला रहा, अच्छा ये स्कूल में ना कंप्यूटर आ जाएंगे तो अच्छा होगा, मैं अंदर जाके जानकारी ले रहा हूँ। स्कूल तक जाने की तो बात छोड़ो, कुछ कुछ लोग ऑफिस से ही अंदाजा लगा लेते, एसी में बैठे बैठे, हाँ इस बस्ती में हम ये पहुंचा देते, सब प्रॉब्लम सॉल्व है। ऐसा नहीं है, वहां जाके लोगों की जो असली तकलीफ है वो समझना, पता करना एविडेंस बेस, और एक दो नहीं, कुछ लोगों को हो सकता है सबका राय अलग हो, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों की परेशानी आ रही है या उनको जो सुझाव चाहिए उसको हम एनालिसिस करेंगे। बस्ती में से 90% लोग कह रहे कि पानी की समस्या सबसे बड़ी है, तो हमको उस पर काम करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड हमारा एनजीओ भी उसी से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट पे आ गए हम, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। किसी ने कहा था कि यस सर, स्मार्ट का फुल फॉर्म बता दीजिए क्विकली, एक जोर से। नहीं नहीं, स्मार्ट अलग है थोड़ा। यस, खड़े होके प्लीज एक बार बोल दीजिए, थोड़ा सा चलेगा गलत। देखिए हम यहाँ सीखने आए हैं, यहाँ राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, शर्माइए मत। यस, हाँ यस। तो S इज फॉर स्पेसिफिक, M इज फॉर मेजरेबल, A अचीवेबल, रेलिवेंट, और T ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर पता नहीं 50 साल आने वाले तक बस्ती में काम ही करने वाले, करना है अच्छा है, लेकिन फंडर को एक टाइमलाइन देंगे कि आने वाले 1 साल में ये होना चाहिए, 2 साल में हम ये करने की कोशिश करेंगे, 3 साल में ये, एटलीस्ट पहले 3 साल का क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास। 3 to 5 इयर्स में आप वो प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन, इसको डिजाइन बोलते हैं हम, कैसे कर रहे हो। अभी मैं फिर से मेरा उदाहरण दूंगा जी, मैं प्रपोजल लिख रहा हूं ड्रॉप आउट पे, तो देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई पढ़ेगा, कोई रीड करेगा क्विकली माइक पे, अच्छा हमारा एंगेजमेंट होगा क्विकली। सब लोग ध्यान दीजिए। हम अगले 1 साल में 10वीं कक्षा से कम 90% स्टूडेंट्स को हमारे गांव या स्कूल में बनाए रखने के लिए मासिक अभिभावक बैठकें लाइक मंथली पेरेंट्स मीटिंग आयोजित करेंगे और उन्हें शिक्षा के महत्व, इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करेंगे। सबको समझ में आ रहा है आपके प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लिखना है। जो लाल अक्षर है वो उसे स्मार्ट बना रहे हैं, उसमें नंबर डालने हैं, किसके लिए, कब तक, क्या, कैसे। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मैंने कहा 10वीं कक्षा, स्कूल में कहा क्या पूरा मेरा स्पेसिफिक है कि 10वीं की बच्चे, 9वीं के भी नहीं, तो स्पेसिफिक हो गया। टाइम बाउंड, क्लियर है, टाइम का फैक्टर रियलिस्टिक लग रहा है, अचीवेबल है। मीटिंग्स करूंगा, मीटिंग करना तो कोई पहाड़ पे जाने जैसा नहीं है, पेरेंट्स को ढूंढ के उनके साथ करना है, तो उसको इस तरीके से बताना। मेजर नंबर, मेजर 90% मेजरेबल हो गया, वरना नंबर कहां से आएगा। तो किसी तरीके से आप उस पर बैठिए, एक बार में लिख के नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, एविडेंस, लोक संख्या, स्कूल में टोटल बच्चे कितने, तब जाके आपको पता चलेगा 90% कितने हो रहे। तो ये सब स्टडी भी आपको पहले करना पड़ेगा, स्टडी करने के बाद ही आप स्मार्ट बनोगे। नकली में स्मार्ट नहीं बनना है हमें, ठीक है। अब हम बिरयानी बनाएंगे,
जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन कहा था एक शुरू में, ध्यान है आपको? तो ये मेथोडोलॉजी सेक्शन आ गया। क्या क्या बनाया अभी? हमने कौन से सेक्शन डाले हैं प्रपोजल में? क्या क्या सेक्शन आए हैं? सबसे पहले हमारी संस्था, हमारा काम, हमारा अस्तित्व, हमारी लीगल आइडेंटिटी वो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन में आ गई। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया, फिर नीड असेसमेंट आ गया, जहां हम समाधान कैसे वो बताएंगे, क्या कम्युनिटी की जरूरत क्या है विद एविडेंस प्राइमरी डेटा। फिर हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिख लिया। सब लोग हैं मेरे साथ? ऑब्जेक्टिव लिख लिया। ऑब्जेक्टिव कैसा है? स्मार्ट बन गए सब? अभी उतर पाओगे? परफेक्ट। और फिर अभी आ रहे हैं हम अपने प्लान ऑफ एक्शन पे, कि इतना तो ज्ञान दे दिया भाई, अभी ये सब करोगे कैसे, ये मुझे बताओ। इंटरेस्ट डेवलप हो गया रीडर का। अब वो बोल रहा है एक्चुअल एक्शन प्लान बताओ। अभी तक तो तुमने सब बॉक्स टिक कर दिए, अब ये होगा कैसे रियलिटी में, तो मैं सोचूंगा आगे, तो हम उनको बताएंगे। ये आ गई हमारी बिरयानी की रेसिपी और उसके 5 मसाले, देख लीजिए, एकदम आसान है। पहला मसाला है इनपुट, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। फिर दूसरा है एक्टिविटी, तीसरा है आउटपुट, चौथा आउटकम और पांचवा इम्पैक्ट। फिलहाल इम्पैक्ट को हम साइड में रखते हैं क्योंकि उसे काफी लंबे अरसे तक वक्त लगता है। कुछ लोग 1 साल में बता देते हैं, हमारा मानना है कि कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं, और कभी कभी उससे भी ज्यादा का वक्त लगता है, 7-8 साल लग जाते हैं। इनपुट नाम से ही पता चल रहा है, इन हो रहा है कुछ, तो इन क्या होगा? समय, लोग, खर्चा, सामग्री, सब कुछ जो उस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए चाहिए। गाड़ी चालू करने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल और बैटरी। तो उस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या फ्यूल लगने वाला है ये हम भी जानते हैं। एक एक चीज, बहुत लोग सोचते हैं हम घर से काम कर रहे हैं तो कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन घर की भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इंटरनेट के पैसे लग रहे हैं, टेलीफोन के पैसे लग रहे हैं, आपका वर्क लग रहा है, वो भी ह्यूमन आवर्स है ना। आपको आपकी सैलरी भी गिननी है एज एनजीओ पर्सन, रिसोर्स वो भी जाएगा, वरना हम तो चले हैं काम करने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आपके साथ जो जुड़ेगा उसको भी बोलोगे अरे गरीबों के लिए मदद करनी और तू पैसे मांग रहे, ऐसा नहीं हो। लेकिन उसको उसका मेहनत का जो मेहनताना बनता है सैलरी वो काउंट करना है, चाहे 8,000 रुपए हो, लेकिन वो इसमें आएगा। और आपको लगता है आपको कितना मिलना चाहिए, उसका भी स्टडी कीजिए, सिमिलर काम का लोग कितना ले रहे, अगर आपका खुद का एनजीओ है तो भी। लेकिन आपको अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसका मेहनताना एज प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं क्लियर करता हूं, एज अ ट्रस्टी आप सैलरी नहीं ले सकते, आप प्रेसिडेंट आपको है तो, लेकिन हमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, अगर हम स्टाफ है तो हमें उसका भी एक्सपेंस इसमें जोड़ना जरूरी हो जाता है। फिर दूसरा मसाला आ गया एक्टिविटी। हम क्या क्या चाहिए वो लिख लिया इनपुट में। दूसरा है एक्टिविटी में हम क्या क्या करेंगे। मुझे क्लासरूम चाहिए, वहां पे मैं ट्रेनिंग लूंगा। ट्रेनिंग क्या हुआ? एक्टिविटी। क्लासरूम क्या हुआ? इनपुट। आउटपुट क्या हुआ? ट्रेनिंग पूरा हो गया 50 बच्चों का। एग्जाम्पल देखते जाइए, समझ में आ रहा है? क्लासरूम मेरा इनपुट था, ट्रेनिंग मेरा एक्टिविटी था। ट्रेनिंग पूरी हो गई तुरंत, जब पूरी होगी 2 दिन 4 दिन बाद, पूरी होने के बाद वो आउटपुट है। तो आउटकम क्या है? उससे थोड़ा लंबे अरसे वाला रिजल्ट। ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत बच्चे सीख नहीं लेते, उनको थोड़ा वक्त लगता है, काउंसलिंग के बाद भी थोड़ा वक्त लगता है। तो उसके बाद जो उनके बिहेवियर में चेंज आता है या उनके नॉलेज में चेंज आता है कुछ समय के अरसे के बाद, उसे हम आउटकम कहेंगे। क्लियर है?
और वो आउटकम के काफी लंबे अरसे के बाद वो कंटिन्यूस वैसी कुछ चीजें कर रहे हैं, तब उसे इम्पैक्ट कहेंगे। जैसे खुले में शौच का एग्जांपल से हम एक 5 चीजें समझ सकते हैं। टॉयलेट बांधने के बाद एक्टिविटी उनके साथ ट्रेनिंग ली कि अभी खुले में शौच करना बंद कीजिए, टॉयलेट का यूज कीजिए। काफी टाइम लगा उनको ट्रेन करने में, बिहेवियर है, आपने बता दिया, रातों रात चेंज होता है क्या? नहीं, उनको आदत है, तो वो टॉयलेट भी इस्तेमाल नहीं करेंगे होते हुए भी कुछ लोग, या बाहर करें, तो वो बदलाव लाया, आउटपुट मिल गया, लोगों ने टॉयलेट इस्तेमाल चालू किया। आउटकम लोगों के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लग गया और इस बस्ती के सारे लोग 1, 2, 3, 4 महीने बाद टॉयलेट इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन 2 से 3 साल के बाद जो गंदगी के वजह से बीमारियां हो रही थी वो अभी कंट्रोल में है, लोग स्वस्थ हो गए हैं, काफी हेल्दी है। ये इम्पैक्ट टॉयलेट बांधते ही नहीं आएगा, कुछ अरसे के बाद, सालों के बाद होगा। तो ये टेबल समझना, प्लान ऑफ एक्शन, यही पे आपका गेम बनेगा या बिगड़ेगा जो प्रपोजल का है। सही जानकारी यहाँ पे फिल करना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर है ये सबको? देखिए प्रोजेक्ट की एक्टिविटी, ये लास्ट वाला लाइन सब नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इनपुट में समय, धन, मानव संसाधन आदि है। एक्टिविटी में प्रोजेक्ट एक्टिविटी, आउटकम, आउटपुट में अपनी बेनिफिशियरीज की संख्या। क्लियर? देखिए डिफरेंस, इसमें गलती मत कीजिए। आउटपुट नंबर में होगा और आउटकम क्वालिटी में होगा। 50 बच्चे ट्रेनिंग हो गई, क्या है? 50 बच्चों की ट्रेनिंग हो गई, क्या है? और वो बच्चे अच्छे से अभी पढ़ लिख पा रहे, ये क्या है? बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पा रहे, क्या है? और उससे उनकी करियर में इंप्रूवमेंट हो गए आगे चल के, ये क्या है? वो लंबा चलेगा। वेरी गुड। वही मैंने यहाँ पे वापस से आपको समझाने के लिए वाक्य लिखा है। यहाँ पे मैंने ड्रॉप आउट के प्रोजेक्ट की उदाहरण आपके सामने शेयर किए हैं। इतने सारे बच्चों को काउंसलिंग मिला, ट्रेनिंग मिला, और फिर 100 पेरेंट्स, देखिए वो नंबर में आया आउटपुट, और आउटकम क्वालिटेटिव है। पेरेंट्स को अंदर जागरूकता हुई, और फाइनली 3 वर्षों के बाद जब मैंने निरंतर हम काम करेंगे, अगर पूरा अच्छे तरीके से कर पाए, तो ड्रॉप आउट संख्या घटी है। ये आगे चल के लंबा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। काफी बार हम लोग, कई कॉर्पोरेट्स भी तुरंत चाहिए इम्पैक्ट। हाँ, हमने फंडिंग दे दिया ना, अभी अगले साल हमें यहाँ सुधारना दिखनी चाहिए। तो आपको एज ए एनजीओ पर्सन ये कॉन्सेप्ट अगर उनको पता नहीं बताना कि सर हम एक्टिविटी करेंगे, प्रोजेक्ट भी पूरी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन इम्पैक्ट आने में कम से कम 2 से 3 वर्षों का समय लगेगा। मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, किसी ने सुना है? मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, मैं उसे, जैसे हमने प्लान ऑफ एक्शन क्या किया, बिरयानी बनाई, सब प्रोडक्ट्स डाले ना उसके अंदर, तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का उदाहरण है पेड़ लगाना, बीज डालना। बीज क्या है? क्विकली बताइए। बीज नहीं, अभी थोड़ा लंबा सोचेगा। हाँ, क्या? पैसा लगाना, प्रपोजल नहीं, फंडिंग, हम कॉन्सेप्ट बता रहे पूरा। हाँ, बुनियाद, बेस। हाँ, किसकी बुनियाद? क्या शुरू कर रहे हैं? नहीं, वो पहले सेक्शन में था। शुरू क्या कर रहे हैं? सही है। प्रपोजल किस चीज का है? प्रोजेक्ट। प्रपोजल तो एक डॉक्यूमेंट है ना, असली जान किसमें है? तो ये प्रोजेक्ट का बीज लगाया है हमने। अभी हम मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पे आ गया।
पहले के सेक्शन स्टॉप कर दीजिए माइंड में, न्यू सेक्शन पे आइए। मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में बता देता हूं। मॉनिटर शब्द का मतलब है देखरेख करना, सुपरविजन, और इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है कुछ कालावधि बाद टेस्ट लेते हैं ना बच्चों की टीचर, वो क्या करती है, इवैल्यूएट करती है। रोज टेस्ट लेती है क्या टीचर? रोज पढ़ाती है, चेकिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट हर कालावधि लिमिटेड टाइम के बाद ले, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट हेड समझना है। आप रोज क्या करोगे, रोज क्या करना है, पर उसको कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे? सर बोल रहे रोज पानी डालेंगे, राइट, लेकिन वो क्या है? वापस से एक बार, रोज क्या करना है और पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करना है? क्लियर है? बीच क्या है? हमारा प्रोजेक्ट जो हम डाल रहे हैं उसको खाद पानी देंगे तो वो पौधा बनेगा, तो वो मॉनिटरिंग है। मैंने क्लास को चालू कर दिया लेकिन ट्रेनर पढ़ा रहा है कि नहीं देखने ही नहीं जा रहा, वो शायद उधर आया ही नहीं है और रिपोर्ट में मुझे भेज रहा है सर आज की ट्रेनिंग अच्छी हुई, मैं भी खुश हो गया, लेकिन मैं जाके चेक करूंगा तो पता चलेगा। तो वो मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे, चाहे आप खुद ना करें लेकिन कोई व्यक्ति जिम्मेदार वहां होना चाहिए। और इवैल्यूएशन क्या है? टेस्ट लेना कि एक कालावधि के बाद क्या हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को फूल आएंगे और बल लगेंगे। अगर वो 20 डाल के हमने मॉनिटर करना छोड़ दिया तो वो प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये अहमियत है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की, वो मिक्स मत कीजिए। इसके पहले क्या था? प्लान ऑफ एक्शन, मेथोडोलॉजी, उसमें हमने मसाले कौन से डाले? इनपुट, एक्टिविटी, आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट। वो खत्म हो गया वहां पे, अभी उसको यहाँ पे मत जोड़िए फिलहाल। ये है उस प्रोजेक्ट का MNE प्लान। जो हमने एक्टिविटी बताई थी वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं, ये यहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे। इम्प्लीमेंट कर दिया है, एग्जीक्यूट कर, लेकिन वो हर दिन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। क्लियर है? फिर टाइमलाइन, एक टेबल लिख दिया, उसके नीचे ही ये सब जोड़ के आएगा। हमने प्लान ऑफ एक्शन बता दिया, उसको हम देख रेख कैसे करेंगे वो बता रहे MNE में। उसके बाद वो वही एक्टिविटी कब कब हो रही है, मैं ट्रेनिंग से पहले क्या करूंगा, चलो बताइए क्विकली। मुझे ड्रॉप आउट यूथ की ट्रेनिंग करनी है, उसके पहले क्या करूंगा? सर्वे तो हो गया, जानकारी मिल गई, मुझे ट्रेनिंग चालू करनी है। बीच में क्या आएगा? स्टूडेंट क्या? डेटा स्टूडेंट लाना, उसको एनजीओ भाषा में क्या बोलते? देखिए अभी टर्म्स भी कुछ अच्छे पर आगे, ये जोर से बोलिए। मोबिलाइजेशन बहुत हमारा चाहिए वर्ड है, तो हम मोबिलाइज करेंगे, वो हमारी एक्टिविटी में आएगा। अब मैं साल भर मोबिलाइज ही कर रहा हूँ क्या, तो ट्रेनिंग कब दूंगा? तो टाइमलाइन में मैं लिखूंगा पहला 1 महीना मैं मोबिलाइज करूंगा, सेकेंड महीने में मैं ट्रेनिंग दूंगा, या पहले दूसरे महीने में काउंसलिंग करूंगा, फिर ट्रेनिंग दूंगा। तो आपकी टाइमलाइन आपके प्लान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो प्लान ऑफ एक्शन में हमने कहा वो सारी चीजें टाइमलाइन में मैच होनी चाहिए। एक कॉलम बना दीजिए इनपुट का, वही प्लान ऑफ एक्शन में आएगा, एक्टिविटी का वही MNE में आएगा, और उसी का महीने का कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक कर रहे हो वो टाइमलाइन में आएगा। ये 3 सेक्शन क्लियर है? अंदर क्या जा रहा है और एक्टिविटी क्या हो रही है, हमने प्लान ऑफ एक्शन मेथोडोलॉजी सेक्शन में सीख लिया है। उस एक्टिविटी का मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हम MNE सेक्शन में लिखेंगे, और उसी की टाइमलाइन हम टाइमलाइन सेक्शन में लिखेंगे। कौन सी एक्टिविटी कब कब करने वाले हैं, विथ प्रॉपर फ्रेमवर्क। फाइनली 3 पे आते हैं, हमारे पास टाइम कम है, क्विकली मैं रैप अप करूंगा। मुझे लगता है लगान पिक्चर आप सबने देखी होगी,
वहां एक सीन है, एक ही बॉल के पीछे सब फील्डर भागते हैं। तो काफी बार हमारी एनजीओ की टीम भी ऐसी होती है, माफ कीजिएगा, लेकिन सभी लोग एक ही काम कर रहे रहते हैं। सब फील्ड में जा रहे तो सब फील्ड में जा रहे हैं, सब इंटरव्यू ले रहे तो सब इंटरव्यू ले रहे लोगों का। लेकिन हमें वो बांटना आना चाहिए एज अ लीडर कि भाई तुम फील्ड में जाओ, तुम रिपोर्ट लिखो, आप मॉनिटरिंग करो, आप फंडर के साथ बात करो, या जो एक लीडर रहता है वही सब कर रहा रहता है। मैं ही फंडर से बात करूंगा, मैं ही बेनिफिशियरी से भी बात करूंगा। शुरू में ठीक है जब आप एकदम नए ड्राइव कर रहे हो, लेकिन बाद में ये हानिकारक है। तो आपको हर काम के लिए, क्रिकेट मैच देखे हमने सबने, 11 के 11 लोग बॉलिंग डालते हैं क्या, 11 के 11 लोग बैटिंग करते हैं क्या? हाँ, जब आता है टाइम तो करना पड़ता है, लेकिन हर रोल के लिए हमने एक इंसान, एक प्लेयर चुन के रखा है जो उसकी खासियत है। टीम में भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोग फील्ड में जाना नहीं पसंद करते, लिखना शायद पसंद करते, उनसे रिपोर्ट लिखवाए। जो लोग लोगों से बात करना पसंद करते उन्हें फील्ड में भेजिए। हम कभी कभी उल्टा कर देते, फील्ड वाले आदमी को बोलते बैठ यहाँ पे रिपोर्ट लिख, तो वो पूरा गड़बड़ कर देता। और जिसको बात करने को इंटरेस्ट नहीं हो उसे बोलते अभी फील्ड पे जाओ। हर एक को कुछ सब कुछ आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन हमें टीम भी उनकी हुनर और इंटरेस्ट के हिसाब से हमें खड़ी करनी है, बहुत जरूरी है। ये हमें प्रपोजल में भी लिखना है, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव कौन है। मैंने जब एकदम कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं ड्रॉप आउट की ट्रेनिंग करूंगा, क्या मेरे पास एक्सपर्ट है क्या जो ड्रॉप आउट की ट्रेनिंग कर पाए? पता चला वो ट्रेनर ही खुद ड्रॉप आउट है। हो सकता है, पर क्यों है वो, उसका सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अभी एडिक्शन पे काम करते हैं काफी लोग पीयर्स होते हैं जो खुद एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं। मुझे लगता है उनसे बेहतर एडिक्शन पे काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, जो चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, लेकिन जिसने खुद एडिक्शन को मात दे के बाहर आया वो बहुत बेस्ट तरीके से एडिक्शन। तो हमें हमारी टीम की काबिलियत और खासियत क्या है ये एक पेज पे हमारे प्रपोजल में आना जरूरी है। फाइनली हम सबका चहीता या नहीं चहीता बजट, ऊपर जो जो चीजें हम बताए ना, एक्टिविटीज, इनपुट, मसाले लगने वाले, तो कितने किलो, कितने ग्राम और कितने पैसे का, यहाँ पे उसका आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी सैलरी ही 35,000 है, तो एक कंपोनेंट बन गया। फिर एग्जीक्यूटिव, फील्ड वर्कर, वो कम से कम 15,000 लेगा, उसका बन गया। ये सब 12 महीने में इंटू, मुझे लगता है बहुत बेसिक आप सबने भी किया होगा, लेकिन उसमें 2 सेक्शन की याद रखिए, एक टाइम आने वाला खर्च और लगातार आने वाला खर्च। ये 2 सेक्शन आपके बजट में आपको करने हैं। बाकी उसमें क्या क्या आएगा ये आप अच्छे से लिख पाओगे। वन टाइम खर्चा कौन सा होगा? जो चीज आप खरीद रहे, कंप्यूटर लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और रोजाना आने वाले खर्चे क्या है? सैलरी, रेंट, लाइट बिल, तो वो सब उसमें आएंगे। ये 2 मेजर कंपोनेंट है। कोई आपके, मेरा सजेशन रहेगा जिसको फाइनेंस का ज्यादा नॉलेज नहीं है या कैलकुलेशन नहीं है, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे नेटवर्क में कोई अकाउंट पर्सन होगा तो उसका हमें हेल्प लेना है एक छोटा सा शुरू में, तो वो ये अच्छे से करके बताएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि गलती से भी इस सेक्शन में नंबर की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना वो बहुत रॉन्ग मैसेज जाएगा फंडर के हाथ में। अगर वो डॉक्यूमेंट है और उसने देखा कि अरे ये तुम्हारा कैलकुलेशन सही नहीं है, तो बहुत हमारी मेहनत जाया चली जाएगी। तो ये एक बार वेरीफाई कीजिए किसी अकाउंट या फाइनेंस पर्सन से, ठीक है? बजट हमेशा, अगर आप उस्ताद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी वीकनेस है फाइनेंस, तो आप किसी फाइनेंस या अकाउंट पर्सन से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये देखिए बजट का टेम्पलेट देख लीजिए। रिनोवेट में हमने काफी बेसिक बजट रखा है, क्योंकि हम लगातार प्रपोजल भेजते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए पिच करते रहते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स को। तो ये सिंपल कोई भी बना सकता है। थोड़ा एक्सेल का अगर आपके पास नॉलेज है तो फॉर्मूला लगा के आप एक हमेशा के लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको नंबर चेंज करने हैं
कितने लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो बताएंगे। क्या है, किसी ने ऐसा ट्राई? यस, या फिर आप किसी नए स्टूडेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। अभी टिप्स, हमारा इंट्रोडक्शन ही हमारी पहचान होता है। मूवी में देखा है ना आपने, हीरो कैसे आता है, पूरी एंट्री। तो हमारी संस्था का काम पहले क्या हुआ है और हम किस चीज के बारे में पैशनेट है, हम सबकी भलाई चाहते। ये स्टेटमेंट आज के बाद नहीं बोलना है। हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ, यूथ के साथ, विमेन के साथ, सीनियर सिटीजन, ट्राइबल पॉपुलेशन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपका गोल और ऑब्जेक्टिव होना बहुत बहुत जरूरी है। सेकंड, हमने हमारा को प्रॉब्लम, नीड, जरूरतें बता दी। फंडर की जरूरतें समझने की कोशिश की है कभी? वो भी जरूरी है। हर एक कॉर्पोरेट का एक थीम होता है, पॉलिसी होती है, CSR पॉलिसी। हमारे साथ एक कॉर्पोरेट है, उनका थीम है हम रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ही लेंगे। प्राइड इंडिया करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी लेती है। तो हमने उस कॉर्पोरेट के साथ और प्राइड इंडिया के साथ मिलके रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम किया। उनको हम बोलेंगे कि एजुकेशन के लिए फंड दो, तो उधर ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हर एक कॉर्पोरेट का अपना कुछ एक पर्टिकुलर एरिया चुना हुआ है। उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिए वो किस तरीके के प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मेडिकल, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, CSR में भी शेड्यूल 7 में ये सब दिया हुआ है। तो आपको वहां पता करना है और आपकी एनजीओ किस चीज पे काम कर रही है। ऐसा नहीं कि फंडर इस कॉज के लिए काम फंड दे रहा है तो हम उस पे चालू कर देते। आपको किसी एक विषय का चैंपियन, एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। सामने ही कॉर्पोरेट को भी उसी विषय में फंड देने की पॉलिसी है और इच्छा है, तो आपका प्रोजेक्ट मैच होगा और आपको फंडिंग मिलेगा। क्लियर है ये सब? हेल्थ वाली कॉर्पोरेट को जाके मैं अगर एजुकेशन का फंड मांगूंगा, मिलेगा क्या? कितना भी अच्छा प्रपोजल हो, वो लोग बोलेंगे माफ करो हम हेल्थ पे ही काम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट हेल्थ है। तो ये हमें स्टडी करना है सबको। दूसरा वर्ड हमने लिखा है ना अभी भी, इमोशनल, भावनिक, सेंसिटिव होना काफी अच्छी बात है, खासकर हमारे सेक्टर में, मैं कहूंगा बाकी जगह पे भी। लेकिन डेटा का ना होना हमारी कमजोरी बन जाएगा। हम भी ये बात सीख रहे धीरे धीरे। हर चीज जो भी हम बता रहे उसे डेटा से जोड़िए। आउटकम क्या हासिल करने वाले हैं? मैं ड्रॉप आउट पे काम कर रहा हूं। ड्रॉप आउट बच्चे स्कूल में आ जाएंगे, ट्रेनिंग लगेगी, नौकरी लगेगी। ऐसा कहूंगा तो कोई फंडर अग्री करेगा? नहीं। मैं बैंड्रा के इस एरिया में, भारत नगर एरिया में 50 ड्रॉप आउट को ट्रेनिंग दूंगा, उसमें से कम 25 बच्चे को प्लेसमेंट दूंगा। ऐसा अगर मैंने प्लान किया तो ज्यादा चांस है कन्विंस होने के। तो आउटकम बताइए, विजन पहले बताइए, लेकिन बाद में आउटकम क्या, कंप्लीट पिक्चर विद नंबर और डेटा होगा, स्टडी कीजिए और वो प्रपोजल में लाइए। एंड विद कॉल ऑफ एक्शन। कॉल ऑफ एक्शन क्या है? मैंने आपके सामने मेरा प्लान ऑफ एक्शन रख दिया, लेकिन आपका उसमें क्या रोल है ये नीचे लिखना जरूरी है। हम अगले हफ्ते मीटिंग कर सकते हैं क्या, या हमारा ये इवेंट है, यहाँ पे आप आएंगे क्या? ये हमें उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन मेल में, प्रपोजल में शायद न लिखे, लेकिन प्रपोजल के साथ जो मेल जुड़ा है, अगले एकेडमिक ईयर में 25-26 में हम इस स्कूल में, इस एरिया में एजुकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें पार्टनर बनने को रेडी हो क्या? उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की अपॉर्चुनिटी छोड़िए। समझ में आ रहा है? प्रपोजल के साथ जो आप भेजोगे मेल, उसमें
क्योंकि पढ़ने के बाद वो रीडर को पता होना चाहिए कि इसको एक्चुअली मेरे से क्या चाहिए। फंड तो है लेकिन मैं एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट हो पाऊंगा, तो इस पे सोचिए और आप उसको पार्टनर बनाइए। क्लियर है यहां तक? ये क्विक टिप्स है CSR के, या मैं तो कहूंगा किसी भी फंडर के लिए मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। अब वापस फॉर्मेट में गलती ना हो इसलिए मैंने हमारी ब्रेन को लाया है। सेक्शन 1 3D देखिए, आज हमने ठीक 1 घंटे पहले जो एक्सरसाइज चालू की सेशन, पहले क्या किया, जोर से भी एक साथ बोलेंगे सब क्विकली, तो हमारे माइंड में सेव हो जाएगा। वी स्टार्टेड प्रपोजल विथ सेक्शन, बोलिए सेक्शन नंबर 1। सेक्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था के बारे में जानकारी विथ एविडेंस, क्यों ये प्रोजेक्ट लेने के लिए हम सही हकदार है। इस एरिया में पिछले 10 साल से एजुकेशन पे मेरी संस्था काम कर रही है, तो मुझे मिलना यहाँ पे लॉजिकली जस्टिफाइड है। हम ठीक करके नहीं बोल रहे, लेकिन एविडेंस से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दुख जो भी आपका है प्रॉब्लम, पूरी प्रपोजल में नहीं, सेक्शन में डालो विथ डेटा, स्टैटिस्टिक्स, सेकेंडरी डेटा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड सेक्शन, नीड असेसमेंट में कौन सा डेटा है, फील्ड का डेटा, और उसमें हम क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम हो गया, अभी समाधान, फैसिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट में क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। फाइनली प्लान ऑफ एक्शन, जहां पे हमने मसाले डाल के एक डिश बनाई। 5 मसाले कौन से हैं, दूसरा इनपुट पे खत्म हो गया, इनपुट क्या, आउटपुट नहीं, बीच में इनपुट एक्टिविटी, आउटपुट इम्पैक्ट लंबे समय तक। और आउटपुट और आउटकम में क्या फर्क है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। आउटपुट 50 बच्चे, आउटकम 50 बच्चों ने ये सीखा, क्वालिटेटिव आउटकम, नंबर आउटपुट। क्लियर है? उसके बाद हम मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पे आए। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमने पौधा के लिए बीज बोया, उसको अगर देखभाल नहीं करेंगे एक बच्चे की तरह, वो प्रोजेक्ट हमारा बच्चा है, अगर उसे हम छोड़ देंगे रास्ते पे तो वो सरवाइव नहीं हो पाएगा, वो बीज मुरझा जाएगा, पौधा कभी पेड़ में नहीं बदल पाएगा, फल देना तो दूर की बात। तो उसे डेली करते हुए एक्टिविटी क्या है, और एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद क्या करेंगे, यानी काम सही चल रहा है कि नहीं उसका टेस्ट लेंगे। हमारे जो लोग फील्ड पे है उनसे रिपोर्ट मंगवाएंगे, सब चेक करेंगे, कागज पे जो लिखा है वो फील्ड में भी है कि नहीं, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होता है, हमारा स्टाफ करेगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तीसरा पर्सन आके चेक करेगा तो वो बोलेगा भाई यहाँ 50 बच्चे का 10 भी नहीं आ रहे, आपको गलत इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दी गई। तो उसके लिए इवैल्यूएशन CSR प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसी तरीके से होता है, जहां रिनोवेट इंडिया प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, और जो रिपोर्ट बनता है उसे बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जो हम उस फंडर को जाके सबमिट करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का ये एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है, जो जो आपने करने को कहा था उसमें से ये शायद 80% चीजें हुई है। इसमें एनजीओ को मेरा एक सजेशन रहेगा, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कि आप जो भी करते हो उसका रिपोर्टिंग कभी भी डर के नकली मत देना। हम काम गलत नहीं करते, लेकिन कभी कभी फंडर को खुश करने के लिए हाँ 20 बच्चे पहुंच रहे, हाँ 200 बच्चे आ रहे, औरतों को मिल गया, क्योंकि वो ऐसा आगे चल के हानिकारक होता है। अगर प्रोजेक्ट 50 बच्चों के लिए है, हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी 40 ही बच्चे आए,
तो उसी वक्त बता दीजिए कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इस कम्युनिटी के 40 बच्चे ही ट्रेनिंग के लिए आ रहे, तो आगे जाके आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, कम होगी। शायद वो कभी गुस्सा हो जाए, क्या मैंने तो कहा था 50, आपने भी गारंटी दी थी, हाँ बताया था, लेकिन अभी 40 है, क्या करना है, तो वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा रोक दो, बोलेगा ठीक है 40 तो 40 के साथ चालू रखो। लेकिन वो अगर हमने इम्प्लीमेंट बताया तो आगे चल के इशू होगा। ये हमने खुद अपने एक्सपीरियंस में फील्ड पे देखा है। कोविड के वक्त स्पेशली काफी मुश्किल हो रही थी लोगों को इकट्ठा करने में। हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट है, एक बड़े कॉर्पोरेट, तो हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जो नंबर उन्हें चाहिए था वो हम नहीं पहुंच पाए। इवन रिक्शा में वो डिवाइडर लगाने का हमने काम किया, ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में एक प्लास्टिक लगाया जा रहा था, तो वो रिनोवेट इंडिया ने वो प्रोजेक्ट लिया था। तो उन्होंने कुछ 4000 ऑटो वालों को कहा था, तो हमने पहले 3-3,500 और फिर 4000 तक पहुंचे। हमने शुरू में कमिट किया था कि हम हर फोटो के साथ रिक्शा का नंबर प्लेट लगाएंगे। वो बंडर को लगा के सिर्फ ये बोलने की बात है, हाँ ठीक है 100-200 का दे देना। हमने पूरी 4000 ऑटो का अभी भी हमारे पास डेटा है, विथ नंबर, विथ फोटो, विथ वो ड्राइवर खड़ा है, ये पूरा डेटा हमने उन तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये है, जो हो सकता है उतना, जो फील्ड पे रियलिटी है उसका हम रिपोर्टिंग करेंगे। कुछ के बाद भी अगर हम वो टारगेट पूरा ना कर पाए तो वो फंडर को बता दीजिए। मुझे लगता है वो लोग भी मतलब शायद पहले गुस्सा हो, लेकिन आगे मान लेंगे। लास्ट में आज जो था वो सिर्फ एक झलक है, हाइलाइट्स देखते हैं ना हम 50 ओवर की मैच की 5 मिनट में। तो रिनोवेट इंडिया के ऐसे काफी कोर्सेज है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के, अलग अलग विषयों पे। ये जो मैंने प्रपोजल बनाया वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स का हिस्सा है। उसमें आप पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीके से बकायदा खुद अनेक कदम और प्रथमेश जो फाउंडर्स है रिनोवेट इंडिया के, 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने वो वीडियोस में डाला है। ऐप पे वो वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, जैसे यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन ये हमारे ऐप में है और इसकी बेसिक फीस है ओनली 1499 कोर्स की। और ये काफी हमने एनजीओ को अफोर्ड कर सके और उनके लिए जो जरूरी नॉलेज है उसको ध्यान में रख के ये कोर्स बनाए हैं। ऐसे 9 और कोर्स है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या लगता है, एचआर की टीम कैसे बनानी है, एमआईएस डेटा कैसे रखना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है और गवर्नेंस कैसे करना है। तो आप, जिसलिए मैंने कहा कि जिसको भी अगर सही में जुड़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, हम तक पहुंचिए, हम जरूर पार्टनरशिप में आगे और अलग अच्छा काम कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगते हैं उसकी लिस्टिंग देख लीजिए जो हमें रेडी करनी है सीएसआर के लिए। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी है उस हिसाब से हमारे रजिस्ट्रेशन के सारे कागजात, हमारी आइडेंटिटी क्या है भाई, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसके साथ जो आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड पहले एटीजी, मुझे लगता है हमारे पहले बहुत लोगों ने बताया, काफी लोगों के पास है, सीएसआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एफसीआरए अगर फॉरेन फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और दर्पण आईडी नीति आयोग का भी अभी मैंडेटरी हो गया है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आईटीआर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो मैंने कहा ना, इंपैक्ट असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, वैसे सीए का एक स्टैंप लगा हुआ कि ये प्रोजेक्ट में इतना खर्चा हो गया है, ये मैं मान्यता देता हूं, अप्रूव करता हूं, वैसा एक आपको एविडेंस कॉर्पोरेट मांगता है प्रोजेक्ट हो जाने के बाद कि मैंने जो फंड दिया था आपको वो यूटिलाइज हो गया कि नहीं। एक सीए से आप अप्रूवल मांगो, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं ना, उस तरीके से ये बहुत जरूरी है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए।
बैंक डिटेल्स, TDS, GST रिटर्न्स, अगर हम उस तरीके के एक्टिविटीज या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। फाइनली लोगों तक पहुंचने के लिए एनुअल रिपोर्ट, वेबसाइट, आजकल इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, बूढ़े से जवान सब रील्स देख रहे हैं, तो वहां पे भी हम काम डालते हैं ना, अच्छा एक्टिविटी, कोई ट्रेनिंग किया उसकी छोटी वीडियो क्लिप। मैं अभी एक खुद ट्रेनिंग के लिए गया था, वहां मैंने पूछा कि महंगा वाला कैमरा जरूरी है क्या कैमरा, तो उसके जो प्रोफेशनल जो फिल्म बनाते वैसे लोग हैं, उन्होंने बोला ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, आजकल मोबाइल के कैमरा भी काफी अच्छा है। वो क्या होता है, हमारे पास एविडेंस रिसोर्स बनते जाते हैं और लोग जो जुड़ना चाहेंगे वो हम तक पहुंच पाएंगे। अभी एनिमल वेलफेयर पे कितने लोगों को मेरे पहचान में इंटरेस्ट है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कौन सी एनजीओ एनिमल वेलफेयर के लिए अच्छा काम करती है या अनाथ बच्चों के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, भरोसा नहीं है। तो उस तरीके से जानकारी, आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों तक पहुंचोगे और बताओगे तो जो लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, वॉलंटियर्स, सिर्फ फंडर्स नहीं, वो भी आपके काम से जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना आज के वक्त की जरूरत है, हमारे काम से रिलेटेड। अगर हम कुछ फोटोज, जैसे अब ये इवेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ राइटअप, इसमें अलग अलग स्पीकर्स कौन आए थे, उन्होंने किस टॉपिक्स पे बात की, पार्टिसिपेटिंग एनजीओ कहां से आए थे, इसके अगर कुछ झलकियां डालेंगे तो काफी एप्लीकेशन अगले साल के लिए हमारे पास आ जाएंगे। और कुछ फंडर या वॉलंटियर्स भी ये प्रोग्राम देख के जुड़ने की इच्छा व्यक्त करेंगे। फाइनली इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, इसका आपने टाइम दिया, हमें बुलाया और एक मौका दिया हमारे काम के बारे में और कुछ अलग जरूरी बातें एज ए सेक्टर जो रिनोवेट इंडिया का मिशन है कि सब साथ में ग्रो होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक ही ग्रो होगा, अगर सब तरक्की करेंगे तो उसका सबको फायदा होने वाला है। तो उसी मिशन को आगे लेते हुए मुझे लगता है आज हमारे साथ और इतने सारे एनजीओ जुड़ चुके हैं, और जरूरी, क्योंकि रिनोवेट इंडिया की एक स्ट्रेंथ है कि उसका कोई थीमेटिक एरिया नहीं है। आप विमेन पे काम करते हो, आओ हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, आप चिल्ड्रन पे काम करते हो, चलेगा, हम उस तरीके से कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट लाएंगे। लेकिन एक बात है, हम फंडिंग की बात नहीं करते, ये क्लियर रखिए। कोई एनजीओ आएगा मुझे फंड रेज करने की मदद दी, नहीं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट्स, उसका बाय प्रोडक्ट है फंड। अगर काम अच्छा करोगे तो फ्यूल मिलने ही वाला है। तो उस माइंडसेट से जो मेरे पहले मैडम आई थी, मैं नाम नहीं जानता, बट काफी उन्होंने मुद्दे की बात बताई कि माइंड शिफ्ट कर लीजिए डोनेशन से थोड़ा सा बिजनेस। डोनेशन गलत नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी हम जितनी कम करेंगे और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे, उतना मैं कहूँगा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, लोगों का, कम्युनिटी का भी बहुत फायदा होने के चांसेस बढ़ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार सनी पवार सरकार के, उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक हमें गाइड किया। आपको पता है हमने सबको रोका लेकिन आपको रोका नहीं। उसकी वजह ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा कमिटमेंट था जब हमने ऑर्गेनाइजेशन की कैनवसिंग की, एडवर्टाइजमेंट किया, तो हमारा कमिटमेंट था, मेरा वीडियो भी आया था, हसन बुलानी का वीडियो भी आया था, सरार अहमद सर का वीडियो भी आया था, जिसमें हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको देंगे क्या, CSR फंडिंग के ताल्लुक से मालूमात, लीगल अवेयरनेस के ताल्लुक से मालूमात, डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से मालूमात, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया भी यही है, CSR की फंडिंग और CSR के प्रपोजल। चूंकि मैंने एक की पोजीशन के ऊपर काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तक के मेस्को का CEO के तौर पे काम किया है। मैं पर्सनली तौर पर भी बहुत सारी एनजीओ के लिए काम करता हूँ, बाकायदा अच्छे चार्ज करता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, मैं आपको प्रोफेशनली यहाँ पर कमिट करूं कि अगर मैं किसी से मिलने का तकाजा करूं तो मैं बोलता हूं कि भाई 5,000 रुपए लगेंगे, तब जाके हम मुलाकात करेंगे और आपकी जगह पे आएंगे। और ये सारी मालूमात आपको 1.5 घंटे में फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई MMNF और रिनोवेट इंडिया के जरिए। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए।
ये आपके सामने मैं ये बात की मतलब सामने रखा हूं प्रोफेशनली, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज होती है। बाकायदा तौर पर आप किसी CSR कंसल्टेंट से राब्ता करेंगे, किसी कंसल्टेंट को अपने यहाँ पर मीटिंग के बुलाएंगे और कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, 5,000 से कम आपसे चार्ज नहीं करेगा। ये जो सेमिनार इन्होंने लिया, अगर किसी को वेबिनार के जरिए आपके सामने प्रेजेंट करे तो इसकी फीस कम से कम 1,000 रुपए या 500 रुपए इसकी मिनिमम फीस है। वेबिनार जो घर से बैठे बैठे सॉल्यूशन ले सकते थे, यहां पर किए अगर उसमें 100 लोग होते, 1,000 लोग होते, तो इस 1.5 घंटे का वर्थ कितना है उससे अंदाजा लगाए। वो आपको MMNF के जरिए यहां दिया गया है। यही मकसद है कि आप ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, आप कैसे मुस्तहकम बने, आप कैसे एम्पावर हो, आपके अंदर कैसे कॉम्पिटेंसी जनरेट हो, और इस दौर की एनजीओ जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप उसके साथ साथ शाना बशाना कैसे चले, ये मकसद है MMNF का। इसके लिए मैं MMNF के जो सदर है डॉक्टर जाकिर शिकरगर साहब को मुबारकबाद देता हूं, और रेनॉल्ट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सनी पवार सर का इस्तेकबाल और फेलिसिटेट करना चाहते हैं मैं MMNF की जानिब से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाकिर शिकरगर साहब से और दिगर हमारे मेहमान से कि वो सनी पवार साहब का इस्तेकबाल करें, एक मोमेंटो देकर MMNF के जरिए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अपना जान लगाकर जो कहते हैं उस तरीके से हमको समझाने की कोशिश किया कि बाद में जब बच्चे से हम लोग पूछते हैं, पढ़ाने के बाद में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे वो बच्चे समराइज करते हैं बाकायदा उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ समराइज किया। इसके लिए मैं सनी सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वैल्यूएबल एफर्ट्स फॉर अस, एंड फ्यूचर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप इस तरीके से MMNF के साथ में जुड़े। सर कौन सा जज़ाकल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी सर और दिगर मेहमान।